एनएसजी वो फोर्स है जो हमेशा आपके अलर्ट है जी अगर आप एडेप्टेबल हैं, अगर आप ओपन माइंड से जा रहे हैं सर। तो आपके लिए सब रास्ते खुल जाएंगे। आपने जैसे देखा होगा कि जब एक ऑफिसर चेंज होता है या कमांड जब चेंज होती है तो ड्रिल्स भी चेंज हो जाती है, कई सारी चीज़ों में बदलाव आता है। वो कभी मैं गया तो इन्फेंट्री वाला गया, एक दूसरा ऑफिसर आया, आर्मर्ड वाला आया, ठीक है, अलग अलग रेजिमेंट से, बट वो तुरंत अडॉप्ट होते हैं। जब मैं गया, मैं जंगल ऑपरेशन एक्सपर्ट था। मैं अर्बन के ऑपरेशंस के लिए, जैसे हम स्पेशल फोर्सेस में भी हम बिल्डिंग इंटरवेंशन की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कैसे उल्टा लटक के, कैसे किस बिल्डिंग के अंदर कैसे घुस जाएं, कौन सी खिड़की तोड़ दें, कौन सा टफन ग्लास कहाँ से तोड़ करके कैसे अंदर घुसना है, कैसे प्लानिंग करनी है, वो सारा हम बहुत कुछ करते थे। अगर मैं आज के डेट पे आपको बताऊं कि ऑपरेशंस के अंदर सबसे क्रिटिकल या सबसे डेलिकेट ऑपरेशन कौन सा होता है, ये होता है काउंटर हाईजैक टाइप ऑफ। क्योंकि एक एयरक्राफ्ट है, मानिए जी सर, उसमें अगर फ्यूल से भरा हुआ है, एक ग्रेनेड गलत ब्लास्ट हो जाए जगह पे, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बर्बाद। जय हिंद साथियों। आज का जो पॉडकास्ट है हमारा वो कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि स्पेशल फोर्स के गैलेंट्री अवार्डी हमारे साथ कर्नल कौशल कश्यप साहब और कर्नल कौशलेंद्र साहब मौजूद हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है यहाँ पे आपके साथ आने के लिए। आपको हम फॉलो हमेशा से कर रहे हैं और जब भी हमारी बात हुई है यही हुई है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं 30 साल नौकरी करने के बावजूद में वो चीज़ नहीं जानता था जो मैंने बाहर आने के बाद आपके बारे में सुना और आपने किस तरह के काम किए हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि पहले आप एक अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। जी जी, अगेन जो आपने बताया कि बहुत अच्छा काम किया है, देखिए हम तो चलते रहे हैं और मैं खुद को नहीं मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है। मेरे साथ यूनिट में जो लोग थे, जिनको देखा है हमने जब यूनिट में गए, स्पेशली 3 जाट में भी और फिर 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस में, सर, वो सारे हीरो थे। जो सीनियर्स थे हमारे, जो जूनियर्स थे, इवन जो जवान थे, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब सब चल रहे हैं तो आप भी उनके साथ चल रहे हैं, तो जो थोड़ा मोड़ा हो गया है वो हो गया उनके साथ। जब अच्छे लोगों के साथ चलते हैं तो रास्ता अच्छा ही होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा अगर इंट्रोडक्शन, तो जी मैं 3 जाट में कमीशन हुआ था, फिर मैं 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस में चला गया और बहुत बढ़िया कट रही थी वहाँ पे। हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट के में स्पेशलाइज करती है, तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ऑपरेशन है। मुझे शौर्य चक्र से 2008 में मेरी किस्मत अच्छी थी कि मिल गए हैं। और उसके बाद मैंने कमांड की, जब मैं अप्रूव हुआ तो 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएजी का, जो अगेन देश के अंदर सबसे एलीट कमांडो यूनिट्स में से आता है और पूरे एविएशन सिक्योरिटी के लिए एक ही यूनिट है। तो ये मेरी अगेन बहुत खुशकिस्मती थी कि मैं वहाँ पे गया। और फिर 2023 में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया और बस अभी आपके साथ बैठा हूँ। मॉन्क्स एंड वॉरियर्स हमारा चैनल है, ग्रेवॉक हमारी कंपनी है जिसमें हम दोनों हैं एक साथ। सर, और आप जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और हमारे जो ये वेटरन ग्रुप है, हमारे जो एक्स सर्विसमैन है, वो सबके लिए जो आप कर रहे हैं, मतलब अत्यंत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। हिंदी थोड़ी सी वैसी है तो ठीक है सर, बढ़िया सर। या तो उसके लिए क्षमा कर दे। नहीं, बहुत अच्छा है सर। आपको हम दोनों ने गुरु मान रखा है, अरे आप नहीं इस सर। फील्ड में हमसे बहुत पुराने हैं जी सर। और बहुत कुछ सीखना है। और तो सर, आप भी अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें सर। लोकेंद्र साहब, पहले तो जैसे सर ने बताया कि जितना अच्छा काम सैनिक वेलफेयर न्यूज कर रहा है ना, मैं और सर हम दोनों देखते रहते थे। और जितना आप अपडेट करते हैं, बिकॉज मेन होता क्या है, जानकारी सबको होती है, बट क्या वो जानकारी सही है और अपडेटेड है, जी सर। ये बड़े मुद्दे की बात होती है सर, मतलब मैं एक पुराना लेटर लेके घूम रहा हूँ और बोलूँ कि ये ऑथोरिटी है, वो ऑथोरिटी तो हो सकता है कि 2 साल 4 साल पहले सुपरसीड हो गई। तो बहुत ही वेलफेयर वाला आप काम कर रहे हैं सभी के लिए। बिल्कुल। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल कौशलेंद्र सिंह, मेरा कमीशन हुआ 19 बटालियन राजपूताना राइफल्स में। ये राजरिफ की पहली बटालियन थी जिसको 1971 में अशोक चक्र मिला। कैप्टन उमेद सिंह मेहरा साहब थे नागालैंड में ऑपरेशन के टाइम, उनको अशोक चक्र मिला। उसके बाद मैं 23 असम राइफल गया
मेरा जो सेना मेडल है मेरे को वहाँ पर मणिपुर में गैलेंट्री उसके लिए मिला, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में। और वहाँ से मैंने वॉलंटियर किया 23 पैरा के लिए, जो आज की डेट में 23 पैरा स्पेशल फोर्सेस है, वहाँ रहा। मैंने और सर ने यूएन टेन्योर कोंगो में एक साथ काटा। एक साथ ही काटा? हाँ बिल्कुल, एक साथ काटा। ग्रेट सर। और इनफैक्ट हमने यंग ऑफिसर कोर्स भी एक साथ ही किया था, तो लगभग 2004 से हम लोग एक साथ ही हैं। फिर वहाँ से मेरे को मौका मिला आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में भी सर्व करने का। तो 2 साल में एएमयू में भी था, जो अपने आप में एक इकलौती यूनिट है इंडिया के अंदर जी। और पूरे विश्व में इस तरह की केवल 2 यूनिट्स हैं आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, एक अमेरिका में है और एक इंडिया में है। और मैं कहूँगा 2 यूनिट वर्ल्ड में? हाँ, एएमयू 2 ही हैं केवल। और इंडिया जो एएमयू है इसने 2 ओलंपियन तो बहुत सारे दिए, मैं कहूँगा 2 ओलंपिक मेडल दिए हुए हैं देश को। एक अपने राजवर्धन सिंह राठौर साहब हैं और एक सूबेदार साहब विजय साहब जो थे, तो 2 सिल्वर मेडल ओलंपिक मेडल एएमयू की तरफ से हैं। तो ये मेरा छोटा सा ब्रीफ है। सर आपने यूनिट के साथियों के ब्रीफ बताए, छोटे छोटे पर्चे दिया। ऐसी शायद कोई साल रही होगी आप दोनों की सर्विस में कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अवार्ड ना मिला हो। मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने 7-8 टाइम आपको कौन सा कमेंडेशन कार्ड नहीं मिला, इंडिया से लेके विदेश तक, यूएन तक आपको कमेंडेशन कार्ड मिले, और आप अकेले नहीं, दोनों को उसी तरीके से भरमार है। तभी हमारी जोड़ी अच्छा चाहे वो सीओएस के साथ हो, चाहे वाइस के हमारी बहुत सारी चीजें कॉमन है साहब। जी। मैं अभी बताता हूँ कि हमारे नाम, हमारी फैमिली मेंबर्स के नाम, बहुत सारी चीजें हमारी कॉमन है। ये भी संयोग से होता है सर। अवार्ड्स का तो ऐसा है कि किस्मत होती है तो मिल जाती है, बट हमारा बनता है कि काम करते रहें, और काम करने में हमेशा से विश्वास रखा है। जी जी। इनफैक्ट इसीलिए हमारी अगेन बनती है कि हम दोनों काम करने में विश्वास करते हैं सर। और आज भी एक साथ ही काम कर रहे हैं। और मैंने सुना है सर आप फौज भी जल्दी इसीलिए छोड़ के आए क्योंकि आपको लगा कि फौज में कुछ काम नहीं बचा, बाहर चल के करते हैं। ऐसा एग्जैक्टली बोलना ठीक नहीं होगा, बट ये है कि कर्नल बनने के बाद में फिर आप डेस्क में बैठ जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा लाइफ से ना एक्साइटमेंट खत्म हो जाते हैं। जब तक ऑपरेशंस कर रहे थे मजा आ रहा था, एक्साइटमेंट थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्चुअली नई चीज नहीं मिलती। मतलब मेरा सिर्फ तात्पर्य इसी से था कि आप ग्राउंड में जो काम कर रहे थे, वहां से जैसे जैसे आप हायर लेवल पे गए तो आपको लगा कि अब ऑफिस के अंदर ही काम रह जाएगा और आप चाहते हैं कि मैं ग्राउंड में कुछ और करूं। जी, मैं लद्दाख में था, डिप्टी कमांडर था ब्रिगेड का, तो ब्रिगेड कमांडर के बाद मैं ही था जी। और वहाँ से गलवान के बाद 2-3 साल पेट्रोल्स नहीं हुए थे, उसके बाद पेट्रोलिंग के लिए जाना था, जो हाईएस्ट पीक था हमारे एरिया में जी। तो बोला कि आपने ऑर्गेनाइज करवाना है। तो मैं से ऑर्गेनाइज तो कैसे ही होगा, मैं किसी और को क्या बोलूंगा जाके चढ़ो, जब तक मैं खुद नहीं चढ़ सकता हूँ। बिल्कुल तो मैं खुद ही चला गया जी। तो मेरे से नहीं रहा जाता था कि मैं पीछे बैठ करके किसी और को बोलूं कि यार तू चढ़ के देख। और अब डिप्टी कमांडर अगर खुद जा रहा है बाहर चढ़ने के लिए वो बेचारा तो सारे अपने आप चल पड़ेंगे। तो सारे फिर परेशान कि ये क्यों आ गया हमारे साथ। आप SAG 52 कमांड किया है जी, और ऑनेस्टली मैं आज आपके सामने ये एडमिट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने अपनी 30 साल की सर्विस में स्पेशल एक्शन ग्रुप कमांड के बारे में मैंने नहीं सुना। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तब पता चला, और आप मैं चाहूँगा कि 30 साल की नौकरी में मैंने नहीं सुना, तो हो सकता है मेरे जैसे अनेकों फौजी होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी, जो रिटायर्ड भी चले गए होंगे। तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्या रोल है, क्या स्पेशल है? देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का है और NSG तो सबको पता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सबको पता है। NSG वो लोग होते हैं जो ये प्रे कर रहे होते हैं कि आज भगवान यहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्शन करवा दो कि मैं जा करके उसको सॉर्ट आउट करूं। मौका मिले कुछ। या वो मैं मजाक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप NSG वो फोर्स है जो हमेशा आपके अलर्ट है जी। वो एक तरह से स्पेशल फोर्सेस है, कमांडो यूनिट माना जाता है। जैसे मैं 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस में था, तो क्या है 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के लोग हमेशा कमिटेड है, वो ऑपरेशन में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे गए हैं, 8-8 10-10 दिन के लिए बाहर है, ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो कोई आपकी ऐसी फोर्स नहीं है कि जो हमेशा सिर्फ अलर्ट बैठी हुई है जी, कि अगर मुंबई अटैक जैसा कोई अटैक हो जाए तो ठक से पहुंचे वहां पे और उसको सुलझा दे।
तो ये जो एनर्जी है पूरी फोर्स एक नेशनल कंटिजेंसी फोर्स है कि कोई कंटिजेंसी आती है तो टक से ये फोर्स उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, और उसका काम ही है सिर्फ तैयार रहना। उसमें अलग अलग कंपनीज हैं और जो कंपनी अलर्ट में है वो तो आप मानिए कि जूते पहन के सोती है कि कुछ हुआ नहीं और हम निकले। क्यूआरटी की तरह बिल्कुल नेशनल क्यूआरटी है, एक नेशनल क्यूआरटी है, उसके अलग अलग जगह पे रीजनल हब्स बने हुए हैं। 51 और 52 जो है ये बिल्कुल आर्मी के यूनिट्स हैं और जिसमें आर्मी के अलग अलग जो इन्फेंट्री के लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे आकर के। 51 और 52 की मैं ज़्यादा बात जी सर जी, यहाँ पे उनका बहुत टफ सिलेक्शन होता है, प्रोबेशन होता है और उसमें से सिलेक्टेड लोग आते हैं, उनका फिर प्रोबेशन अलग से चलता है और उनको ट्रेन किया जाता है। और ज़्यादातर रोल इसका होता है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस अर्बन एरिया में, जैसे कि बिल्ट अप एरियाज। जैसे मेरी यूनिट 21 पैरा एसएफ अगर आप माने तो जंगल के लिए स्पेशलाइज है। जी उसको शायद चाइना में ऑपरेट करने में ज़्यादा मजा आएगा। ओके। लेकिन बिल्ट अप एरिया के अंदर, बिल्डिंग के अंदर एक दरवाजा कितने प्रकार से खुलता है, कैसे कैसे दरवाजे होते हैं, कैसी खिड़की होती हैं, किस दीवार को तोड़ने के लिए कितना एक्सप्लोजिव आपको लगाना होता है सर। ये सारा अलग ही पेचीदा ऑपरेशन बन जाता है। तो इसके लिए माहिरत जो है वो रखती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ओके सर। और उसमें से भी स्पेशल मेरी यूनिट थी 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप, क्योंकि हम काउंटर हाईजैक ऑपरेशंस करते थे। अगर मैं आज के डेट पे आपको बताऊं कि ऑपरेशंस के अंदर सबसे क्रिटिकल या सबसे डेलिकेट ऑपरेशन कौन सा होता है, ये होता है काउंटर हाईजैक टाइप ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि एक एयरक्राफ्ट है मानिए, जी सर, उसमें अगर फ्यूल से भरा हुआ है, एक ग्रेनेड गलत ब्लास्ट हो जाए जगह पे, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बर्बाद आपके काउंटर हाईजैक फोर्स के साथ। सर अगर गोलियां तितर बितर ऐसे ही अगर उड़ जाती हैं कहीं और, आप 2611 वाला अटैक आप मान लीजिए, 2611 वाला अटैक 800 बिल्डिंग 800 कमरे वाला होटल क्लियर कर रहे हैं आप एक एक करके। आप एक कमरे के अंदर जाते हैं, हो सकता है वो कमरे के अंदर सिविलियन हो सकता है वो कमरे के अंदर टेररिस्ट हो सकता है वो कमरे के अंदर कोई ना हो। तो 800 के अंदर शायद 40-50 कमरे में कोई ना कोई होगा, बिल्कुल होगा। बट एक एयरक्राफ्ट के अंदर 140-180 सिविलियन है, सामने बैठे टेररिस्ट भी हैं जी। आपके पास कोई कवर नहीं है, कोई आड़ नहीं है, आपने उसको मार गिराना है सबके बीच में से, इससे पहले कि वो आपके ऊपर फायर कर सके, इससे पहले कि वो ग्रेनेड अपने हाथ से छोड़ सके। और गलत ऑपरेशंस हुए हैं, थैंकफुली हमारे देश का नहीं, गलत ऑपरेशंस हुए हैं जहां पे इजिप्शियन स्पेशल फोर्सेस का पूरा एयरक्राफ्ट उड़ गया है। तो सर ऐसे में आप उसको आइसोलेट कैसे करते हैं? सीक्रेट तो मैं नहीं बताऊंगा बट मैं ये सांत्वना देना चाहूंगा कि इससे पहले अभी हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक हाईजैक हुआ था 1993 में, ऑपरेशन अश्वमेध के नाम से है सर। वो ऑपरेशन कैसे हुआ वो बता रहे। और वो ऑपरेशन का इंटरेस्टिंग ये है कि ऑपरेशन करने के बाद में, हमने जो अभी किया था, ऑपरेशन करने के बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे उनको विश्वास नहीं हुआ कि अभी तो मैंने आपको जाओ ऑपरेशन करो बोला है, गो हेड दिया है जी, और अभी आप मेरे को कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो गया, डन, 3 मिनट भी नहीं हुआ, मिलिटेंट मार दिया गया, मार दिया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब को विश्वास नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भैया मैं मानता नहीं। तो बोला सर आप आइए, आपको भी दिखाते हैं। फिर उन्होंने पूरा सीन रिक्रिएट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब को अंदर बैठाया, दोबारा करके दिखाया गया, दोबारा करके बताया कि आप देखिए कहां से आपको कुछ दिखता है। अगर आपको एक एनर्जी का कमांडो दिख गया तो हमारा ऑपरेशन फेल। आगे क्या हुआ देखने के लिए हमारा पॉडकास्ट या तो मैं आपको 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप और एनर्जी के बारे में बताया था जी। तो ये स्पेशल ट्रेनिंग होती है एनएसजी के साथ में, और जो आप इस एसएजी 52 को जो कमांड किया तो उसके लिए कोई एडिशनल अलग से और भी कोई कोर्स करना पड़ा आपको? मैं आपको यही बता रहा था कि स्पेशल ट्रेनिंग तो सबकी होती है, ये स्पेशल से स्पेशल ट्रेनिंग होती है जिसके लिए। और ये ट्रेनिंग और ये जो ड्रिल्स हैं, ये जो सिखलाई है, ये हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ कि जब मैं गया, मैं जंगल ऑपरेशन एक्सपर्ट था, मैं अर्बन के ऑपरेशंस के लिए, जैसे हम स्पेशल फोर्सेस में भी हम बिल्डिंग इंटरवेंशन के बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कैसे उल्टा लटक के, कैसे किस बिल्डिंग के अंदर कैसे घुस जाए, कौन से खिड़की तोड़ते हैं, कौन सा टफन ग्लास कहाँ से तोड़ करके कैसे अंदर घुसना है, कैसे प्लानिंग करनी है, वो सारा हम बहुत कुछ करते थे, दिन भर यही सब करते थे।
लेकिन एयरक्राफ्ट इंटरवेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जी। जाते ही पहले 6 महीना हर दिन 8-8 9-9 घंटे बिताए मैंने जाकर के एयरपोर्ट के अंदर, हर तरह के एयरक्राफ्ट के अंदर, एयरक्राफ्ट खोल करके, खुले हुए एयरक्राफ्ट पूरा इंजीनियरिंग सेक्शन के साथ में, कि उसके अंदर फ्रेम्स कैसे होता है, अगर मैंने वहां पे चार्ज लगाना है एक्सप्लोसिव, वो एक्सप्लोसिव चार्ज कहाँ लगा रहा है, जी। कहाँ लगाना है नहीं बोलूंगा मैं बट कहाँ लगाना वो सीखा। उसके फ्लोर बोर्ड्स कैसे होते हैं जी। तो बहुत स्टडी कर करके उसके ऊपर पूरे एक एक चीज का ड्रिल बना करके उस यूनिट में हमने रखा है, और वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल यूनिट्स जो भी हैं, और शायद मैं इतना ही बता पाऊंगा। थैंक यू सर। तो कौशलेंद्र साहब, आप आसाम राइफल में गए। हाँ जी सर। आसाम राइफल होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, बिल्कुल। और आसाम राइफल्स वालों का एक पीड़ा है, मैं उनके काफ़ी लोगों से मिला हूँ, कि हम आर्मी के साथ होने चाहिए। पहले आर्मी के साथ थे, बाद में उनका कुछ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर? साहब मैं बताऊंगा कि असम राइफल एक तो सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है जी। आर्मी के, वो आर्मी के हिस्सा तो कभी नहीं थे जी। लेकिन हाँ वहां पर हमेशा डेपुटेशन पे आर्मी ऑफिसर्स हमेशा गए हैं। जी सर। तो जो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्स की तरह ही होता है। बाकी वहाँ कंपनी कमांडर, सीओज, सेक्टर कमांडर, आईजी, ये सभी आर्मी से डेपुटेशन पर जाते हैं सर। और जितना मैंने देखा साहब, मैं राजरिफ में भी रहा, पैरा में भी रहा, असम राइफल में रहा, वो जो ट्रूप्स हैं, हैट्स ऑफ टू देम। आप ये देखिए कि वो पूरी जिंदगी 18-20 साल का जो भर्ती हुआ और 60 साल तक की नौकरी है उनकी। जी। अपना आर्मी की तरह नहीं है कि 35 साल, 40 साल, 45 साल में वो बाहर आ जाते हैं, पूरी 60 साल तक नौकरी करते हैं जी। और पूरे समय वो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं सर। उनकी यहाँ इस तरफ कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। अगर वो गए तो JNK गए कश्मीर CI ऑप्स के लिए जी। या श्रीलंका गए, ठीक है, तो पूरे समय वो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। और आपने जैसे देखा होगा कि जब एक ऑफिसर चेंज होता है या कमांड जब चेंज होती है तो ड्रिल्स भी चेंज हो जाती हैं, कई सारी चीजों में बदलाव आता है। बहुत सारे बदलाव आते हैं। वो कभी मैं गया तो इन्फेंट्री वाला गया, एक दूसरा ऑफिसर आया, आर्मर्ड वाला आया, ठीक है, अलग अलग रेजिमेंट से, बट वो तुरंत अडॉप्ट होते हैं। उसके बाद उनको पूरे टेरेन की पूरे अच्छे से जानकारी है, लोकल्स की जानकारी है, वो उसी इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, उनको एक एक चीज का पता है। तो जितने अच्छे ट्रूप्स मेरे को वो लगे, और मैं कहूँगा बिल्कुल फिट। ऐसा नहीं है कि 45-50 साल एज हो गई है एंड JCO साहब या NCO ने कभी ये मेरे को बोला हो कि साहब हम फुट पेट्रोल कम करेंगे या इस पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे या ऑपरेशंस थोड़े कम करेंगे। तो बहुत ही उम्दा लेवल की फौज है और किसी भी आर्मी यूनिट से कम नहीं है। अगर आप उनका ऑपरेशंस देखें CI ऑप्स में, बहुत अच्छे उनका नाम है। और ये वही फौज है जो दलाई लामा को, जब दलाई लामा इंडिया आ रहे थे तब लेकर आए थे, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, सारी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी हैं, तो बहुत अच्छा नाम है। रही बात आर्मी और MHA वाली, तो वो तो जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग, उन्हीं का डिसीजन हो सकता है कि वो किसके उसमें रहेंगे, बिकॉज अच्छी चीज को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। सही बात है ना, तो शायद MHA वाले चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहे। हाँ 100% वो लोग हो जाएं, और आर्मी चाहती है कि भाई इतनी अच्छी फौज है तो कैसे इसको हम दें। जो दूसरी पैरामिलिट्री की फोर्सेस है उनसे हटके कुछ आर्मी की तरफ से जो फैसिलिटी है वो आसाम राइफल को भी मिलती है। बिल्कुल। और वो संघर्ष कर रहे हैं कि हम आर्मी के साथ ही आ जाएं। अभी उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक ARO या ऐसा कुछ किसी नाम से है, मुझे एग्जैक्टली सब याद नहीं आ रहा है, जिसके जनरल सेक्रेटरी एक अपने तुलसी नायर साहब, वो भी आए थे, मेरे पास भी आए थे, मैंने मिला था उनसे। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम आर्मी के साथ आ जाएं। तो क्या ये संभव है? देखिए, संभव है या नहीं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पॉलिसी किस तरह से है ये MHA और प्राइम मिनिस्टर साहब और MOD सभी को डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड इसके फाइनेंशियल इफेक्ट भी होंगे जी, बिकॉज आर्मी के जो रेगुलेशंस हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के रेगुलेशंस हैं, पे, पर्क्स एंड सारी चीजों में अंतर है थोड़ा सा। जी।
बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आर्मी के साथ हो सकते तो बहुत अच्छी चीज है। आपको एक बहुत ट्रेंड फोर्स है जो मिलेगी, बट उसमें आप ये देखिए कि जो 60 साल की नौकरी फिर वो नहीं रहेगी। हाँ, फिर तो आर्मी के हिसाब से हाँ, सर्विस भी हो जाएगी। वहां पे हर जवान भले ही वो हवलदार बने या जेसीओ साहब बनते हैं या नहीं बनते, वो 60 साल तक नौकरी करते हैं। जी सर। इनफैक्ट मैं भी असम राइफल्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं असम राइफल पब्लिक स्कूल शिलोंग में, हाँ। तो बचपन से मैं तो स्टार्टिंग असम राइफल पब्लिक स्कूल से हुई है। तो हमारे तो साथ ये सिमिलरिटी आपके साथ चल रही है। ये सही बात है, वो कहीं ना कहीं ये सिमिलरिटी आपके साथ नहीं, और भी हम 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस जब हम ऑपरेशंस में जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो हम असम राइफल कंपनी के साथ में अटैच होते हैं, वहीं से जाकर के हम ऑपरेशन करते हैं। हमारा अपना एरिया तो होता नहीं है, तो हम जाते हैं, हम किसी के साथ रहते हैं, और हमने देखा है कैसे काम करते हैं वो लोग। मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे का, इनसे बेहतर ट्रुप्स। पहले तो मैक्सिमम गोरखा ट्रुप्स होते थे। इनफैक्ट जब मैं गया था तो मेरे जो सीनियर जेसीओ थे, सीएचएम थे, सीनियर एनसीओस थे, वो सब गोरखास थे और नेपाल वाले गोरखा होते थे। अभी नॉर्थ ईस्ट आई थिंक 35% ट्रुप्स नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो आप ये देखिए कि आप नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, काफी ट्रुप्स आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो आपको बहुत एडवांटेज हो जाता है सर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी फोर्स है, आला दर्जे की। मतलब अगर मुझे कोई बोले तो मैं कभी भी उनके साथ जाकर दोबारा ऑपरेट करने को तैयार हूँ। बहुत ही अच्छी फोर्स है जी। अच्छी चीज को आपने ही तो कहा था। हाँ, कोई नहीं छोड़ना चाहता, कोई छोड़ना नहीं चाहता यार। सर, अभी आप सिविल से आर्मी में गए, अब आर्मी से फिर सिविल में आ गए। आर्मी की लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ, अब सिविल का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक आर्मी से जब सेना से रिटायर्ड होके आता है, चाहे वो जवान हो अधिकारी हो, उनको किस किस चैलेंज को फेस करना पड़ता है सिविल में? ऐसा कभी आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंस आया, कुछ आप इस पे महसूस किया कभी? देखिए, मेरा मानना है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जो चैलेंजेस हैं सर, बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं, जो मेरा पर्सनल सोचना है जी। अगर आप एडेप्टेबल हैं, अगर आप ओपन माइंड से जा रहे हैं सर, तो आपके लिए सब रास्ते खुल जाएंगे। मगर आप अगर फिक्सेटेड हैं, आप फौज में हर चीज़ का एक तरतीब है, फौज में सबको पता है क्या काम करना है। बाहर आकर के आधे लोगों को पता ही नहीं कि मैं करना क्या है और बाकी को ये नहीं पता कि क्यों करना है। हाँ, फौज के अंदर सारा तरतीब है जी। तो सबसे बड़ा शौक जो आपको बाहर आने के बाद लगता है, बट अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाहर अनप्रोफेशनल है लोग, जी। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग सर। बट आप जब अंदर से एक माहौल से, एक प्रोटेक्टेड माहौल से बाहर निकलते हैं तो आपको सीखने के लिए तैयार होना है, आपको बाहर समझने के लिए आप अगर तैयार है। अगर मैं आज ग्रुप कमांडर 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप या डिप्टी कमांडर 114 ब्रिगेड के हिसाब से अगर मैं ऑपरेट करना शुरू करूं मैं कि तो वो नहीं होगा जी, है कि नहीं। तो आप नई जगह जाते हैं तो आपको वहाँ के हाव भाव को समझना होगा, समझ करके आप अपने आप को, सब कुछ दुनिया में आपके दिमाग में है, मानते हैं सब कुछ आपके दिमाग में। अगर आपका माइंड एडेप्टेबल है, आप अपने आप को मना सकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, नया जगह है, मुझे सीखना है। मेरे गुरु आप बैठे हैं, यूट्यूब में कैसे वीडियोस बनाते हैं, आपसे सीखना है। हाँ जी जी, बिल्कुल, आपके बच्चों से सीखना सर, है कि नहीं। सर, तो आप, मुझे लगता है कि अच्छा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं हो। पर प्रॉब्लम तब आती है जब मैं एक नए एनवायरनमेंट में जाऊं और मैं ये कोशिश करूं कि मैं जिससे आया हूं फौज, मैं यहाँ सबको फौजी बना दूं। वो नहीं होगा। बिल्कुल। तो आपको चैलेंजेस हर मोड़ पे आएंगे। जी सर। तो आप दुनिया में, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आप हैं, आपके हाथ में आपका माइंड है सर, आपके हाथ में आपका बेटा क्या सोचता है, आपका कोई और क्या सोचता है, पड़ोसी क्या सोचता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप कंट्रोल अपने आप को कर सकते हैं। सो मेरा सिंपल सोच ये है कि आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, तो सारी चीज़ें आपको फिर ठीक लगने लगेंगी। तो कोई भी फौजी जैसे ही वो बाहर आता है, मेरी रिक्वेस्ट उससे गुजारिश ये होगी कि आप अपने आप को प्रिपेयर करके आइए कि भैया बाहर जाके मुझे सीखना है जी। दोबारा मैं जो प्रोफेशन में सीख रहा था, दोबारा मैं जो पहले यूनिट में गया था, वहाँ का हाव भाव देख के सीख रहा था, समझ रहा था, अभी मेरे को सीखना है। मुझे आके लोगों को सिखाना शुरू नहीं करना है। इसी चीज को सब मैं दूसरी तरीके से अगर मैं समझाऊं जी,
तो आपने कई लोगों से सुना होगा कि बहुत सारे फौजियों को सर जब बाहर आते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। जी एंड मुझे पर्सनली ये लगता है, जो सर बता रहे थे, कि जब आप बाहर आ रहे हो ना, जैसे जब हम कोर्स करने जाते हैं, सर जब मैं कमांडो कोर्स करने गया तो मैंने अपने रैंक उतारे जी और उस्ताद ने बोला रोलिंग शुरू करो, तो मैंने उससे ये नहीं पूछा कि उस्ताद आप तो मेरे से जूनियर हो, हाँ ठीक है, बिकॉज वो वहां पर मुझसे पहले से है और वो उस्ताद है, मेरे को जी। सिखाने का उनका काम है, जी तो मैं वो पूछूंगा तो मैं सीख नहीं पाऊंगा कभी। फिर अगर मैं यंग ऑफिसर कोर्स करने गया या कोई दूसरा कोर्स करने गया, तो जो मेरे को जूनियर उस्ताद था या सीनियर था, जो उन्होंने बोला वो मैंने किया, तभी मैं सीख पाया। करेक्ट सही जब मैं सिविल उसमें आ रहा हूं तो मैं अपने कंधे पर रैंक लेके नहीं घूमूं। अगर आप रैंक लेके घूम रहे हैं कि मैं 20 साल की नौकरी करके आया, 15 साल की नौकरी करके आया, मैं अगर मदर डेयरी में दूध लेने जाऊं तो लाइन एक साइड हो जाए, मेरे को सबसे पहले दे दिया जाए, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ये बड़ा इश्यू आता है, जी जी ठीक है, तो नहीं, वो फिर आप गलत हैं। आप जिस तरह से सिविल में काम होता है, आप थोड़ा सा हमको एडजस्ट वो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे होता है, आपको अपने अंदर भी कुछ चेंजेस करने होंगे, सर अदरवाइज बहुत अच्छा है। आप सीखिए, इतनी सारी नई चीजें हैं बाहर भी सीखने के लिए। एंड जिस दिन से हम लोग बाहर निकले, मेरे को लगता है हर दिन हम नई चीज सीख ही रहे हैं। जी, जी। जैसे अभी आपने बताया कि आपने 2017 से यूट्यूब चैनल चला रखा है, हम तो अभी सीख रहे हैं, है ना। तो एडजस्ट करना, कहते हैं ना कि आप पानी बन जाइए, जो जैसी चीजें जिसमें बस मिल चलते जाएंगे उसके रहिए। जैसी बन जाएंगे। बिल्कुल, ऐसे चलते रहिए। एक्चुअली मैं जब रिटायरमेंट के लिए गया था, मेरे सीओ साहब थे भसीन साहब, कर्नल भसीन साहब, उन्होंने मुझसे एक शब्द बोला था कि साहब जिस दिन आप वापस आएंगे तो मुझसे मिलना जरूर। मैं आया, आने के बाद 2-3 दिन रुका और उसके बाद मैं कर्नल साहब के पास गया, मिला। कर्नल साहब ने मुझे एक शब्द पूछा, साहब अब आप सिविल में आ गए हैं, आपको क्या लग रहा है? उस दिन की जो मेरी पीड़ा थी, मैं ये सुनना चाहता था क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ। मेरी पीड़ा ये थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई है ना, अब मेरी जिम्मे एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, मेरे ऊपर वो वर्दी नहीं है, अब मैं कुछ अलग सा हो गया हूँ, फौज से भी अलग आ गया हूँ और सिविल वालों में भी मिला नहीं हूँ। उस आई कार्ड का मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं खो ना जाए, इसलिए मैं हमेशा उसको जेब में या ऐसी जगह छुपा के चलता था। तो आपने जो बताया एग्जैक्टली एडेप्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी हमारी स्वीकार्यता होगी उसी के हिसाब से हम अपने आप को आसानी से ढाल सकते हैं। उन चीजों को बिल्कुल लेके चलेंगे तो फिर आती है, फिर प्रॉब्लम हमारे सामने बिल्कुल। आएंगी, फेस करनी पड़ेगी। आप जो कह रहे हैं मैंने वैसे महसूस नहीं किया, शायद जब मैं निकला तब तक मैं अपने आप को काफ़ी तैयार कर चुका था कि अभी मैं पैराशूट से कूदने वाला हूँ और मुझे नहीं पता कि पहले जंप में हवा कैसे बर्ताव करेगी, पैराशूट खुलेगा नहीं खुलेगा। अपनी कंपनी हमने खोल दी, हमें नहीं पता चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा, कैसे मैं लाइन ले जाकर के किसी को बेचूंगा कि भैया मैं भी हूँ कहीं पे, ठीक है। तो और गिरते रहे, पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे हम, और इतना लगे हुए थे कि एक्चुअली बहुत ज्यादा वैसे महसूस नहीं किया कि कब फौज छोड़ी और कब यहाँ घुस गया और कब वो किया। मैं अपने आप को बिल्कुल तैयार करके गया था, जैसे मैं प्रोविजन में तैयारी करके गया था कि भैया सब कुछ करूंगा, यहाँ पे से मैं सिलेक्ट होके आऊंगा। एक्चुअली एक सब मैं यहाँ बोलूंगा कि जो छोड़ना चाहते हैं ना जी, मैं अपने जवानों को भी ये बताता था कि जब आप छोड़ रहे हो, छोड़ो, आप 15 पे छोड़ना है, 20 पे छोड़ना है, जब भी छोड़ना है जी, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। एक तो दूसरे को देख के कभी मत छोड़ो, जी, पहली बात कि उसने छोड़िए साहब, वो वहां पे बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं भी छोड़ देता हूँ। उसने क्या किया, उसके लिए कितनी तैयारी करी, वो भी देखो पहले। बिल्कुल। मतलब मेरे कई सारे एनसीओज थे जो मैं बोलता था क्या करोगे आप बाहर जाके, तो वो कोई जवाब नहीं है, एक मतलब वो चुप हो जाते थे कि साहब बाहर जाके सोचूंगा। मैंने कहा फिर तुम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, बिकॉज सोचने में ही आप 2-3 साल लगा दोगे और फिर आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप तैयारी करिए, अपनी प्रिपरेशन करिए, जब आपको लगे कि मैं 2 साल बाद छोड़ूंगा या 3 साल बाद छोड़ूंगा, अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। आज की डेट में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, इतना जो गवर्नमेंट कोटा है वो खाली चला जाता है, जी बिल्कुल, ठीक है। आप उसकी तैयारी करो, नौकरी करनी है उसकी तैयारी करिए, बिजनेस करना है उसकी तैयारी करिए, अपने को तैयार कर लो कि आप बाहर कूदना है, जाना ही है, मैदान में उतरना है, तो पहले लेकिन उसके लिए हथियार और पैराशूट सब होना चाहिए ना। सर आपने कर्नल राजीव बर्मन साहब के साथ पॉडकास्ट किया, जी जी,
आपका फील्ड अलग है, कर्नल साहब एक अलग ही फील्ड में चले हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है। मैं तो बहुत बहुत दिल सराहनीय से है सर, जैसे आप हमारे गुरु हैं, सर भी हमारे गुरु हैं, बहुत इज्जत है। और सर जो कर रहे हैं ये पूरी जनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, पूरी जनरेशन को रास्ता दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। उनके वहां तो हम दोनों गए और जाकर के हमने देखा 85 ईयर्स तक के लोगों तक, और वो बच्चे 5-6 साल के बच्चे से 85 साल तक, 85 साल के बच्चे तक से, सॉरी, इतना एज ग्रुप सारे उनके साथ वहां पे हैं, सारे मजे कर रहे हैं। वहां जाके माहौल ही अलग है, अलग हो जाता है, माहौल ही अलग है बिल्कुल। उनका तो बच्चों ने निकनेम बना दिया मम्मा सर। बिल्कुल। राजीव सर और मैं एक साथ पोस्टेड थे मऊ में, मैं एएमयू में था, सर वहाँ पे एआरओ थे। मैं सर को तब से जानता हूँ, लगभग 2018 से। सर बिल्कुल वैसे ही हैं जी, मतलब जो मेरी डॉटर है उनके साथ बहुत खेली हुई है। और अभी भी मैंने देखा कि बच्चों को से लेके बड़े तक सर का सभी के लिए एक जैसा हुआ है। एंड जो काम सर सोसाइटी के लिए कर रहे हैं मतलब बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही आला दर्जे का काम है। सर कुछ आप अपने पूर्व सैनिकों को कोई ऐसा कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जो उनके हित में, उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए या उनके खुद के लिए फायदेमंद हो? मैं पहले तो उनको थैंक यू ही कहना चाहूँगा कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनफैक्ट वही थे हमारे साथ, बिल्कुल सर, जो हम जब कुछ भी काम कर रहे थे वही थे, हमारे सारे गुरु थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि प्लीज़ अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रखिए। है टेक्नोलॉजी है आज के डेट पे, जैसे आप, इसीलिए हमने आपको गुरु भी माना है कि आप निकलने के बाद में माइंड मत कीजिए। आप इतने सीनियर भी हैं तो आपने फिर भी अपना माइंड इतना ओपन रखा है कि एक नए चीज़ पे आपने यूट्यूब, अभी तक हमें ठीक से समझ में नहीं आता कि यूट्यूब का एल्गोरिथम काम कैसा करता है, या बट आपने नए फील्ड को एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी तैयारी की है। आई एम श्योर आपने बहुत रिसर्च भी किया होगा इसके ऊपर, एंड इसीलिए आप सक्सेसफुल हैं। तो नए चीज़ को करने से डरना नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। अगर आप रेस में पीछे रह जाएंगे तो आपको फिर बुरा लगेगा सर। तो टेक्नोलॉजी के साथ में, और उनको मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि श्रीमान, आप वही आदमी हैं जो लाखों की भीड़ में सिलेक्ट हुआ था। बिल्कुल सही बात है। आप आज भी वही आदमी हैं। लाख दौड़ने के लिए गए थे, वो चंद सिलेक्ट हुए थे, आप आज भी वही हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसी खुशी में सीमित ना रहिए। सही बात है। अगर आज भी आप अपने आप को उस हिसाब से सोचते हैं कि आप बाहर निकले हैं, मेरे को वैसे ही तैयारी करना है, जब मैं सेंटर में गया था कैसे आप थे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, एक तो मेरे ही यूनिट के जवान थे, इज डूइंग सच इतना एक्सेप्शनल। आपने पूरी बड़ी कंपनी खोल रखी है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, प्रदीप शर्मा उसका नाम है, यहीं पे गोल्फ कोर्स वगैरह में अक्सर गोल्फ खेलता हुआ घूमता है। और एक मुझे सज्जन जिनके बारे में मैं सुना हूँ, वो एक मैं एग्जैक्टली शायद नहीं वो कर पाऊंगा, बट आयुर्वेदिक या उस टाइप के प्रोडक्ट्स का बहुत ह्यूज कंपनी है उनका जी। आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डायरेक्ट सेलिंग या कुछ है। तो देख करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली आप जैसे लोगों को नए फील्ड में आकर के इतना बढ़िया कर रहे हैं। तो सर एक्सर्समैन बहुत फील्डों में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। आई थिंक जो बालाजी ट्रेवल्स या ये दिल्ली में जो सबसे बड़ी ट्रेवल कंपनी है, जिनकी बसेस वगैरह आपने देखे होंगे, वो अपने एयरफोर्स के हैं। तो बहुत एक्स सर्विसमैन ने बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और किया हुआ है। सब मेरे 1-2 मैसेज हैं। जी सर। एक तो मुझे ये लगता है कि आप जहां पर भी हैं, जो हमारे वेटरन्स हैं, सब सीनियर हैं हमसे, जहां पर भी हैं, जैसे हम पहले यूनिट में होते थे तो अपनी यूनिट के लिए, रेजिमेंट के लिए लड़ते थे, या उसका एक वो बॉन्डिंग रहती थी जी। आप जहां पर भी रह रहे हैं, अपने आसपास जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले हैं, उनके साथ एक बॉन्डिंग रखिए जी। बिकॉज वो जो यूनिटी है वो आपकी सिविल में भी काम आएगी। बिल्कुल सर। आवाज कहते हैं ना साहब, आवाज जितनी बुलंद हो उतनी ही दूर तक जाती है। तो अगर आप एक हैं, आप उस चीज से अब उठ जाइए कि ये जाट रेजिमेंट का था, राजरिव का था, पैरा का था, तो मैं केवल हम 4 ही लोग बैठेंगे जी। एक साथ जुड़िए और एक हर चीज में आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो, पहला। दूसरा जो आपने बच्चों का पूछा था, बच्चों पे जरूर ध्यान दीजिए। फौज में शायद नहीं दे पाए, जी,
अलग अलग मौके थे, कभी फील्ड चले गए, कभी कुछ हुआ, बट कोशिश करिए कि आपके बच्चे अच्छा करें, अच्छी पढ़ाई करें और अपने को आपके थ्रू अपडेट रखिए। बिल्कुल सही बात है। एटलीस्ट टेंशन आपकी पूरी आनी चाहिए, फायदे आपको पूरे मिलने चाहिए, तो ये वो सब जानना चाहिए, बिल्कुल अपने हक वगैरह आपका हक है जी, आपका हक है, आप किसी से एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, वो आपका हक है। जी। तो सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और बेबाकी से आपने जो अपना रेस्पॉन्स दिया, अपने कमेंट्स दिए, उसके लिए एक बार फिर मैं आपको सल्यूट करता हूं सर। और आप लोग के योगदान को शब्दों में नहीं कह सकता, वो तो आपके जो आपको अवार्डों से, आपके मेडलों से जो सम्मानित किया गया है वो आप खुद अपने आप बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कितने स्पष्ट शब्दों में बोला कि जो हम वहां थे वो वही है, आज फिर हम यहाँ नए सिरे से सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी मैसेज है, सीख है। मैं चाहूंगा मेरे अपने व्यूअर से कि जरूर कुछ ना कुछ सीखें। थैंक यू सर, फिर मिलेंगे किसी मौके पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ आके हमें भी बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और पर्सनली मिल करके। आप अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सारे वेटरन्स के लिए, एंड आपको देख के भी हमें बहुत गर्व होता है, एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, इनफैक्ट आपके एक दो वीडियो देखे हमें भी कुछ नॉलेज मिल जाती है। जय हिंद। चलिए सर, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।